बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। गुज़िश्ता दिनों कराची में अफगान दहशतगर्दों का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था और उसमें एक दहशतगर्द को मार दिया गया था। जो गिरफ्तार दहशतगर्द हैं उसमें से जो 4 अफगान दहशतगर्द हैं उनसे इंतहाई अहम मालूमात हासिल हो रही हैं। रिमांड पर ये मुल्जिमान जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास हैं और इन्होंने पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की मुताद्दिद वारदातें हैं उसका एतराफ़ किया है कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को निशाना बनाया, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, ये सिंध असम्बली पर मज़मूम मनसूबाबंदी कर रहे थे, उस पर हमले की। इसके अलावा यहाँ बाज़ अहम शख्सियात को निशाना बनाने वाले थे। तो ये जो मुल्जिमान हैं इनसे जो मालूमात हासिल हो रही हैं वो इंतहाई अहम है और पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है, उसका ये एक और नाकाबिले तरदीद सबूत है। और इस हवाले से जो अहम इंकिशाफ़ात हैं, जो इनके स्टेटमेंट हैं, वो चंद दिनों के बाद मंजर आम पर आएंगे। लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ डोजियर आलमी इदारों को भिजवाया, इंटरनेशनल फोरम्स को भिजवाया है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बहुत अहम और ऐसी मालूमात, नाकाबिले तरदीद मालूमात उसके अंदर और सबूत फराहम किए हैं जो अक़वाम आलम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस डोजियर के मुताबिक, यानी जो पाकिस्तान ने भिजवाया भारत के खिलाफ, उसमें यह बताया गया है कि 2001 के बाद से अब तक पाकिस्तान में 19,000 से ज़ायद दहशतगर्द हमले हुए हैं। इन दहशतगर्द हमलों में 83,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो जाँ बहक हुए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है उसमें 126 अरब का बराह रास्त नुकसान उठाना पड़ा है पाकिस्तान को। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के 87 मराकज़ कायम किए जिनकी तफसीलात इस डोजियर के अंदर मौजूद हैं। इन 87 मराकज़ में से 66 जो तरबियती मराकज़ हैं वो अफगानिस्तान में और 21 तरबियती मराकज़ भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। इसी तरीके से भारत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA की जो माली मदद फराहम की है और हवाला और हुंडी के ज़रिए से जो रकूम भारत से ट्रांसफ़र की गई हैं और जिसके लिए जो अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से भी बताया गया कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है हवाला हुंडी के हवाले से, जहाँ से ये रकूम मुंतकिल की जाती हैं, उसके सबूत भी इस डोजियर के अंदर मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से इस डोजियर में बताया गया है कि भारत ने जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार ग्रुप, ये जो नंगरहार और कुन्नर जो अफगानिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर इनके बेस कैंप मौजूद हैं, इन दोनों ग्रुपों को मर्ज कराने के लिए, इनका इंतजाम कराने के लिए किस तरह से भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसने फैसिलिटेट किया और इन दोनों ग्रुपों का मर्जर करवाया। जो तारीखी हवाले हैं वो भी बताए गए हैं कि भारतीय जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने 80 के दहाई में जो तामिल मूवमेंट थी उसको किस तरह से सपोर्ट किया, जो 60s की दहाई थी उसके अंदर मुक्ति बहानी को किस तरह से सपोर्ट किया, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर ये जो रॉ है उसकी सपोर्ट जारी है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किस तरीके से भारत जो है वो उनकी तरबियत भी कर रहे हैं और उनको माली मदद फराहम कर रहे हैं। साथ साथ पाकिस्तान में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल है, जिसमें चारसद्दा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसमें जो और दीगर तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे भारत ने किस तरीके से फैसिलिटेट किया और वो जो दहशतगर्दी के जो हमले थे उनको पैट्रनाइज किया, उसकी डिटेल भी इस डोजियर में मौजूद हैं। साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर सियासी और मजहबी रहनुमाओं की टारगेट किलिंग की गई है, उन्हें निशाना बनाया गया और उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उसके जो फुटप्रिंट है वो किस तरीके से भारत के साथ मिलते हैं, वो डिटेल भी इसके अंदर साथ साथ मौजूद है। इसी डोजियर के अंदर भारत की जानिब से जो पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, जिसको EU डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है उसमें भांडा फोड़ा गया, वो बताया गया है कि किस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो जाली NGOs बनाई गई, किस तरीके से जो मीडिया के अकाउंट्स हैं वो बनाए गए, दुनिया के 116 से ज़ायद मुमालिक में उनको ऑपरेट करवाया गया। फिर किस तरीके से जो है वो 550 से ज़ायद वेबसाइट्स बनाई गई, फेक अकाउंट्स बनाए गए और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस डोजियर के अंदर जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल लॉज हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हैं, जो दहशतगर्दी के हवाले से है, जो एजुकेशन के हवाले से हैं, जो मुख्तलिफ आलमी कवानीन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन हैं, उसकी एक एक कानून का हवाला जो है उसमें शामिल किया गया है कि भारत का ये अमल और ये एक्ट किस तरीके से इन आलमी कवानीन के खिलाफ है। तो बहुत ही
जो मुदल्लिल किस्म का पाकिस्तान की जानिब से डोजियर है, जिसकी कुछ तफसीलात मैंने आपको बयान की, वो इस वक्त जो है वो दुनिया के सामने पेश किया गया है, और उसके अंदर जो सबूत हैं उसी वजह से भारत की जानिब से इस डोजियर के हवाले से खामोशी पाई जाती है। हम आज के प्रोग्राम में जो सेनेट की सूरत हाल है, जो ओपन बैलेट का मामला है, जो सेनेट की तकसीम टिकट के हवाले से चीज़ें हुई हैं, और दीगर जो मामला हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी मोहतरम जनाब अली नवाज ऐवान साहब। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह साहब, और लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब। आगा साहब, पहले तो ये बताया, आज ये मलीरजा आपका हल्का है, क्या हुआ है अपोजिशन लीडर के साथ? आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, दिन भर धमा चौकड़ी रही है, लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, या आपकी हुकूमत है वो कह रहे हैं जी पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया आज आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो जितनी भी कार्रवाई हुई है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे हुई है। ये हमने नहीं कोई कार्रवाई की है, न सिंध हुकूमत ने की है। जो भी काम हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे हुआ है। और मजे की बात आपको बता दूं, ये बात आप दोबारा नोट कर लें कि एक हफ्ते पहले पीटीआई के लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख 2 इलेक्शन स्टेशन पर जो है वो फायरिंग करवाएगा, अपने भी बंदे जख्मी करेगा। ये हल्फिया बात है, इस पर जुडिशल कमीशन बैठे ताकि इंक्वायरी हो, पता चले कि ये हकीकत क्या है। कहते हैं आज ये भी आया कि जी पुराने मुकदमात में भी उनको गिरफ्तार किया, तो आज इलेक्शन वाले रोज हलीम आदिल शेख को पुराने मुकदमात में गिरफ्तार करना? नहीं, देखें, इलेक्शन कमीशन के हुक्म से जो गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई मामा जी का वो तो नहीं है ना राज। जब एक एफआईआर में गिरफ्तार होंगे फिर सारे एफआईआरों में कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तारी बनती थी। ये फिर कोई ऐसा नहीं है लाइक डिसलाइकिंग वाली बात नहीं है। मैं अगर एक जुर्म में गिरफ्तार हूँ और बाकी मेरे पर एफआईआर है तो मुझे उसमें भी गिरफ्तारी बनती है और वो होगी। ठीक। अली नवाज अवान साहब, आज ये कराची में क्या किया हलीम आदिल शेख साहब पे इल्जाम है? वो वेपन लेके, बंदे लेके पोलिंग स्टेशनों में घुस रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पे बड़ी, जिसको कहे कि इश्तियाल भी दिलाया और बड़े ताकत के जोर के ऊपर धांधली करने की कोशिश की, गिरफ्तार हो गया। अच्छा, बड़े बहादुर आदमी हैं। सिंध में हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है और ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, इंटीरियर पुलिस भी उनके अंडर है, और पुलिस जिस तरह वहाँ काम करती है आपको पता है, रॉ एंड वार टाइप पुलिस है वहाँ, इनके पर्सनल उसके ऊपर चलती है पुलिस वहाँ। पर फिर भी अगर वो ये समझते हैं और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर वो प्रॉपर तहकीकात हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर जेआईटी बना दी जाए, जो अभी आगा रफ़ीउल्लाह कह रहा है, तो बहुत अच्छी बात। दूध का दूध पानी का। हमारी जमात उन जमातों में से नहीं है जो गलत को गलत कहते हैं, ठीक को ठीक कहते हैं। जो चीज़ दूध का दूध पानी का पानी साफ होना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ कि जो अभी आगा रफ़ीउल्लाह ने जो बातें की मेरे भाई ने, तो इसका मतलब जितने लोगों में सिंध में सिर्फ हलीम आदिल शेख है जो जमीनों पे कब्जे करता है, पूरे सिंध के अंदर कोई चाइना कटिंग नहीं होती, कोई वडेराइज्म नहीं है, कोई वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है, कोई वहाँ रिश्वत नहीं लेता, कोई वहाँ करप्शन नहीं है, निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ। और जो अगर कोई सबसे बुरा आदमी है पूरे सिंध के अंदर वो हलीम आदिल शेख है। तो फिर भी हम ये कहते हैं चले आपका बहुत अच्छा निज़ाम है। हम नहीं कह रहे थे कि आपके ऊपर ज़कात चोरी करने के इल्ज़ामात हैं, आपके ऊपर दवाइयाँ चोरी करने के इल्ज़ामात हैं, आपके ऊपर कोविड वैक्सीन अमीर लोगों को लगाने का इल्ज़ामात हैं, आपके ऊपर गंदम चोरी करने के इल्ज़ामात हैं, आपके ऊपर बारदाना चोरी करने के इल्ज़ामात हैं, आपके ऊपर पानी चोरी करने के इल्ज़ामात हैं। हम नहीं कहते, हम कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त हैं। हम ये कह रहे हैं इसके ऊपर जीआईटी बनाए, प्रॉपर तहकीकात करें, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो जीआईटी पे कोई एतराज तो नहीं आगा साहब आपको इससे पहले? नहीं, हमें एतराज क्या होगी, हमारी डिमांड है ताकि लोगों को पता चले। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि पीटीआई का टिकट होल्डर मेरे पास आया था और उसने कहा था कि ये काम करेगा हलीम आदिल शेख। तो कहते हैं ड्रामा किया, फायरिंग भी करवाई। अच्छा, मेरे पास पीपल्स पार्टी के लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे तरीके इंसाफ के मेंबर्स। वो कहते हैं मेरे पास आए पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं हम खरीदेंगे पीटीआई के मेंबरान। सर तो देखें, कानून भी मौजूद है, ये मुल्क में आइन है और इनकी हुक्मरानी बिस्मिल्लाह करें उनके ऊपर। देखें, बात ये है कि हमने तो नहीं कहा ये पीटीआई के टिकट होल्डर बोलते हैं। मैं भी तो आगा यही कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, मैं तुम्हें बाद में फोन करके बता दूंगा।
वो कहने भाईजान हमें तो गो हेड दे दिए जरदारी साहब ने, बोरियों के मुंह खोल दिए उन्होंने। नहीं अली देखो, तुम जिस किस्म के पॉलिटिकल वर्कर हो, तुम्हारे साथ ये बात अच्छी नहीं लगती है। बुरे को पूरा कौम पूरा कहे, गलत को पूरा कौम गलत कहे। वो उन्होंने कहा कि जी आप तहकीकात कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये जो नाम ले रहे हैं इनको बोले ये नाम भी ले, ताकि अच्छा कौम को पता चले कि ये कौन गंदे लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आके। मैंने तो जरदारी साहब का नाम लिया है। अरे अच्छा आपको जरदारी साहब ने फोन किया? भाई जरदारी साहब ने मेरे सामने वीडियो चला दे सर आप, वो कह रहे हैं देखो मेरा एक भी बलोचिस्तान में बंदा नहीं था, मैंने गवर्नमेंट टॉपल कर दी। वो सर वो तो पंजाब में लाहौर में आप में चौधरी सरबत कैसे लेके आए? अगर आपके हलाल है, हमारे हराम है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा मंशूर है, हमारे पास लोगों की ज़हनी अमानकी है, लोगों का हमारे साथ वास्ता रहा है, आप लोगों का क्या है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये आगा ठीक कह रहा है, आगा आई एम विद यू। ये कह रहा है कि लोगों के साथ हमारी ज़हनी आमाहंगी है, पंजाब के लोग हमें वोट ना दें, पंजाब का आम आदमी हमें 500 से ज्यादा वोट ना दे हल्के के अंदर, पर जो एमएलए जीत के आता है उससे हमारी ज़हनी आमाहंगी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा आर्गुमेंट, आगा बहुत अच्छा आर्गुमेंट है। 18 का इलेक्शन चोरी किया है आपने, 18 का इलेक्शन पूरी कौम कहती है चोरी किया है। आप आज वाला रिजल्ट देखे, आज देखे मेरी बात सुने, आज आपने अलीम आदिल शेख को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया इसी चक्कर में कि 88 की सीट निकालेगा। आपने उसको असला बरदार लोग दिए इसी चक्कर में। ये हम नहीं बोलते, ये वीडियो रिकॉर्डिंग उठा के देखे, चलाए ना तारिक साहब वीडियो रिकॉर्डिंग आप जरा। बड़ा अच्छा आगा रफी के आर्गुमेंट्स है। मैं डॉक्टर साहब महसूस हो रहे हैं आप दोनों की बातों से। डॉक्टर असद साहब वो कहते हैं जी कि ये पंजाब के अंदर भी नून लीग शिकायत कर रही है कि ये मुदाखलत कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाब में, पीटीआई ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पे पीपल्स पार्टी मुदाखलत कर रही है। पंजाब में क्या माहौल है? देखिए पंजाब में जो 2 इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खवातीन को हमने टिकट दी है, और उसमें आपने देखा अताउल्लाह तारड़ को किस तरह इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की और उस पर असला डालने की कोशिश की कि गैर लाइसेंस शुदा है, और फिर बाद में ये कहा गया तर्जुमानों की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि वो खुद गाड़ी में बैठ गए हैं। कभी ऐसा होता है कि खुद कोई गाड़ी में पुलिस की वैन में बैठे, कहते हैं लोग कपड़े भी खुद फाड़ लेते हैं कि और फोटोग्राफर को तैयार रखा हुआ होता है कि तस्वीर खींचनी है आपने फौरन। जी वो फोटोग्राफर को रखा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये हलीम आदिल शेख के बारे में बिल्कुल ठीक ऐसी बातें आपने देखा नहीं कि दफा गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत जल्दी में होते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो गिरफ्तार हो गए, उस वक्त भी वहां पर उन्होंने ड्रामेबाजी की। फिर वो कैप्टन सफदर जब वहां गए तो उन्होंने एक और ड्रामेबाजी की, अपने कजन को खड़ा कर दिए एज ए वो मदई के जी वो वहां पर हाजिर था, जबकि जब उसका मोबाइल देखा गया तो वो वहां से कोसों दूर था। तो ये इस किस्म के ड्रामे करते हैं और ये इसके लिए मशहूर हैं। आपको पता है इनका यही है, ये समझते हैं कि मीडिया जो है ना उस पे आके तो पब्लिक की ओपिनियन चेंज की जाती है। वक्त बदल गया है, ग्राउंड रियलिटीज कोई और है। यही वजह है कि ये हुकूमत जो है कोई डिलीवर नहीं कर सकी। जितने इल्जामात अभी लगाए हैं, क्या ये इल्जामात इन पे नहीं लगे हुए हैं? कौन से वाले? तो कहने का मकसद ये है कि इस सेनेट के वाले जो है जी सेनेट के इल्जामात की बात कर रहे हैं आप? सेनेट के इल्जामात की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि जो इल्जामात है वो इनके ऊपर लगे हुए? नहीं, सेनेट के नहीं लगे। मैं वो कह रहा हूँ जितने अली अवान साहब ने किए हैं कि जी कराची में आटा चोर, चीनी चोर, दवाइयाँ चोर, पैसे लेके ओहदे देना, पैसे लेके टिकट देना, यारों को देना, दोस्तों को देना, अजीजों अकारिब को देना, और फिर क्या कहते हैं वो दूध पिलाई में पैसे लोग देते हैं। ये पहली दफा देखा गया है, इस हुकूमत ने वाकई सही तब्दीली लाई है कि दूध पिलाई की जगह सेनेट का टिकट दिया गया है सहेलियों को और दोस्त अकारिब को, और बाल लगाने वाले हेयर ट्रांसप्लांट को, बूटॉक्स करने वाली को, डॉक्टर साहबा को, क्या क्या आपको बातें बताएं। ये एक लंबी दास्तान है। अभी 3 मार्च आ लेते थे, अभी बहुत सारे यू टर्न्स होंगे। पता नहीं अगर बूटेक्स की बात होगी तो पता नहीं अपनी लीडरशिप की बात कर रहे होंगे, हमें तो नहीं पता। वही कह रही कि मुझे बड़े ऑपरेशंस का तो हमने सुना था, ये छोटा ऑपरेशन कौन सा चाहिए होता है जो पाकिस्तान में नहीं होता, आई डोंट नो, शायद वो बूटेक्स रिलेटेड हो, पर ये चीज़ इस तरह अच्छी नहीं लगती हैं। बात करने का मकसद ये है कि ये बातें जो मैंने की हैं, मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में की, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में की हैं। आपने देखा होगा कि सुमोटो हुए हैं कराची के अंदर, आप कराची से बिलोंग करते हैं, कि कराची में जो पानी सप्लाई किया जाता है उसके ऊपर हाइडल पंप्स लगाए गए हुए हैं और लोगों को वहाँ पानी बेचा जाता है।
آپ کو پتا ہے کہ ڈیفنس، کلفٹن اور بہت سارے ایریا میں ایک ایک ٹینکر کتنے کا بکتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک کے سیلاب زدگان کا نیکلس چوری کرنے والے کو آپ نے اپنا سینٹ کا چیئرمین بنا لیا، جس کو نہل کرنے کے لیے آپ کالا کوٹ پہن کے عدالت گئے تھے، سینٹ کا کینڈیڈیٹ، اس کو آپ نے کہا کہ آپ نے خود ہی اس کو اہل قرار دے دیا، اور اس کے پیچھے یہ تو منافقت ہے نا، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے کن کن کو سینٹ ٹکٹس دیے، ہم تو لوگوں کو جواب دیں، اور جب اگر ہمارے سے کوئی فیصلہ غلط ہوتا ہے تو ہمارا تو ورکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہماری جماعتوں میں نہیں کہ بادشاہ تو نہیں ہے نا کہ بادشاہ نے ایک فیصلہ کیا اور سارے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ سیف اللہ نیازی صاحب 22 سال سے پارٹی کے اندر ہیں، کیا کسی کو شک ہے ان کی خدمات کے اوپر انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا؟ فوزیہ ارشد جن کو اسلام آباد سے ٹکٹ دیا گیا، وہ ان کا ایک فروبلز کے اندر وہ ٹیچر تھیں، ہماری چیئر پرسن تھیں F8 کے اندر، ڈپٹی میئر کا وہ الیکشن لڑ چکی ہیں، ہم نے ان کو ٹکٹ دیا۔ اون عباس ببی آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اجاز چودھری آپ کو بھولے ہوئے ہیں، میں تو آپ کو لمبی لسٹ بتا سکتا ہوں ہمارے ورکرز کی، اور پرٹیکولر ہونا، یہ بڑے پرسنل اٹیک کرنا، لیکن اعتراض ہوا عبد القادر صاحب کے اوپر، میں کہہ رہا ہوں میں دیکھیں پرسنل اٹیک کرنا یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ فیصل واڈا پہ آپ کو اعتراض ہے، بہت اچھی بات ہے، ایک پارٹی ڈیسیژن ہے، ہم سمجھتے ہیں جو عدالتی فیصلہ ہے وہ رائٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، لیفٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک 2.5 سال سے پیش بھی نہیں ہو رہے، پیش ہو رہے ہیں، کئی وکیل چینج ہوئے ہیں، دوسری پارٹی نے کیے ہیں، پر ہم سمجھتے ہیں ہمیں فیصل واڈا چاہیے قومی، کیا اس کے اوپر کوئی اور ایلیگیشن، ان کے اوپر ایلیگیشن ہے کیا نیشنلٹی کا ہے کہ انہوں نے جب کاغذات جمع کرائے اس سے پہلے نیشنلٹی چھوڑی کہ اس کے بعد چھوڑی؟ یہ الزام ہمارے اوپر تو یہ الزام نہیں ہے نا بھائی۔ ٹرک وزیر اعظم کی بیگم سیلاب زدگان کے لیے ایک اپنا نیکلس دیتی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کے پاس یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنلی جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ انہوں نے ڈسکلوز واٹ ایور، اگر وہ کیس ان کے اوپر نہیں چل رہا، اگر اس طرح کا کوئی کیس ہے تو وہ اس کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ہمیں تو پھر اگر دیکھیں اگر آپ سینٹ کے اندر بھی آپ کی جو پراپرٹیز اگر نے ڈسکلوز نہیں کی ہیں تو آپ سینٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات؟ میں بات کچھ اور کر رہا ہوں۔ دیکھیں فیصل واڈا ہمارا زبردست MNA، بہت اچھا ریپریزنٹیٹر ہے، ہمارا پلر ہے ہماری پارٹی کا، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کس طرح لوگوں کو فیس کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اس طرح کے فیصلے کر کے۔ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، ہمارے بندے پہ ہوگا کہ جی اس کو عبد القادر کی اگر بات کر لو، آغا ظہور کی آپ بات کر لیں، PTI ٹوٹل PTI۔ عبد القادر صاحب تو کہتے ہیں ایک دن پہلے پارٹی کے نہیں سر، اس طرح پھر وہی باتیں ہیں نا سر، باتیں ہیں، باتوں کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ آغا ظہور کے بعد دیکھیں ہمارا بہت بڑا فیصلہ، ہم نے ایک بلوچستان میں ٹکٹ دی، اس کی آواز اٹھی، اس کے اوپر ہم نے اپنا فیصلہ واپس لیا، ہم نے اس کو درست کیا، اپنے سب سے پرانے ورکر بلوچستان کے آغا ظہور کو دیا۔ کیا ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے ان کے لیے کیا ہے؟ اب نون لیگ کا حساب لگائیں آپ، یہ مشاہد اللہ کو ٹکٹ دے رہے ہیں، مشاہد اللہ کہاں کے ہیں؟ کہاں کے مشاہد اللہ صاحب؟ سندھ بیسڈ ہے مشاہد اللہ صاحب۔ سینٹ کیوں بنائی جاتی ہے؟ سینٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کی پوری ساروں صوبوں کی ایکول ریپریزنٹیشن ہو اپر ہاؤس کے اندر، اور آپ سندھ کی ریپریزنٹیشن، جو پنجاب کی ریپریزنٹیشن ہے، اس میں سندھ کا بندہ لا کے بٹھا رہے ہیں۔ آپ تو ساری چیزیں پھر حفیظ شیخ جو سندھ کے ہیں، پھر فیڈرل اکائی ہے چاروں صوبوں کی۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ کو یہ پتا ہے کہ فیڈرل جابز کے اندر چاروں صوبوں کا کوٹا ہوتا ہے بھائی جان، اس طرح نہ کیا کریں۔ ہمیں ہر بات پتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، تو آغا صاحب جو باتیں علی نواز اعوان صاحب نے کی ہے اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، علی نواز اعوان صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب، ڈاکٹر اسد اشرف صاحب میرے مہمان ہیں۔ آغا رفیع اللہ صاحب، جو منظرنامہ کھینچا سندھ کا علی نواز اعوان صاحب نے، بریک پہ جانے سے قبل میں چاہوں گا اس پہ کامنٹ آپ ذرا فرما دیجیے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو رپورٹیں کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے سندھ کو تباہ کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سندھ کو ہم نے تباہ کیا نا تو پھر یہ سندھ کے لوگوں کو مثال کے طور ایک طریقے سے زیادتی کر رہے ہیں۔ آج 88 کا الیکشن ہوا اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس انداز میں سندھ کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، ان کے لیے یہی جواب ہوتے ہیں۔ باقی رہا یہ انہوں نے ابھی لمبی چوڑی باتیں کی، ان کو صرف میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ پھر یہ پرویز مشرف ڈکٹیٹر کا پریزیڈنگ، یہ جو پولنگ ایجنٹ تھا وہ کون تھا اس زمانے میں؟ ایوب خان کا بھٹو تھا۔ پھر بات وہی کر رہے ہو، دیکھو بھٹو کو جب پتہ لگا کہ جب یہ تو پھر وہ یحییٰ خان سے مل گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی کی، اور آج تک عامروں کے گلے میں یہ اڈی ہے، اور آج دن تک آپ جیسے لوگ ہمیشہ جمہوریت کے خلاف کسی نہ کسی بوٹ کو چمکاؤ گے، کسی نہ کسی بوٹ کو لوگ۔ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو آپ جب
बात कर रहे थे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब दे सकता भाई है मेरा, आगा नहीं फ्रेंड ऑफ तो माइन। किस चीज का भाई? मैं आपसे, आप बात कर रहे थे, मैं सब सुन रहा था सुनो, आपको, सुनो, लेकिन आगा मैंने मैं कोई चुप हूं, इंटरप्ट नहीं किया। बोलो। बात ये है, मेरी बात सुने आप, वो लोग हो हमेशा, किस बंदे ने आके बूट ला के मीडिया टॉक में टेबल पे रखा? ये किस पार्टी का, जिसको आप अपना हीरो अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तो वो कौम ने भी देखा कि वो किसका हीरो है और किसका वो बंदे। तो ऐसे ना करें, मेहरबानी करें, मैं आपके ऊपर कभी भी बात नहीं करूंगा। आज कराची में आपके पॉलिटिकल वर्कर सारे आपको तू क्यों कह रहे हैं कि ये आप वर्कर को दे टिकट वर्कर को पीपल्स पार्टी देती है। आप आके देखें सेनेट में हमारे पास मेंबरशिप, सेनेट में हमारे पास कौन कौन लोग हैं। तो इसलिए बराए मेहरबानी कम से कम आप सब बातें कर सकते हैं, एक बात ये है कि जमहूरियत, वो कह रहे हैं फैसल वाडा हमारी जरूरत है, हमारा बेस्ट एमएनए है, हम उसको जाया नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं वो सेनेट में जाए, पार्टी का फैसला है। नहीं, बात ये है कि जाया क्यों हो रहा है ये तो बताए ना। अली अमान साहब ये क्यों नहीं कह रहे कि जाया क्यों हो रहा है? ऐसा उन्होंने क्या जुर्म किया है कि वो इंशाल्लाह जाया होगा, और जब यहाँ जाया होगा और वहां भी जाया होगा। मसला हमें तो फैसल वाडा की और अली की और दूसरे भाइयों की नहीं है। मसला ये है कि 22 करोड़ अवाम इससे मताब में, 22 करोड़ अवाम इससे ख्वार हो रहे हैं, 22 करोड़ अवाम। आज मैं मलीर में आप आ जाए इलेक्शन, मुझे एक बात बताएं, वो कहते हैं ना जिनके पास अल्फाज खत्म हो जाए या जो बेबस हो जाए, जिनके पास दलील नहीं रहती, वो कलाशन है। आज कलाशनों की फायरिंग की, आज इन लोगों ने जो काम किया है, ये कोई करने वाला काम था? ये कोई पॉलिटिकल वर्कर असले के साथ घूमते हैं? वो कहते हैं पूरे सिंध के अंदर आपको सिर्फ हलीम आदिल जमीनों पे कब्जा करने वाला नजर आता है, कोई और जमीनों पे कब्जा करने वाला? हमने तो ये कहा ही नहीं, आज जमीनों के कब्जे की दास्तान हमारी जबानी छोड़े, आप उसको फिलहाल हम वो जो अदालतों में साबित हो। आज का तो आप ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने कहा, पूरी कौम ने देखा कि आप जरूरत क्या पड़ी कि आप इतना असला लेके पोलिंग स्टेशनों पे पहुंचकर और लोगों को हरासा कर रहे हैं? क्यों आप इस बात कर रहे हैं? इसलिए आपके पास अवामी ताकत नहीं है। बंदूक की ताकत वही लोग रखते हैं जो दहशतगर्द होते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोगों के पास जमहूरियत की ताकत होती है, अवाम की ताकत होती है। आगा वो ना थोड़े दिन पहले आपका एक एमएनए किसी के घर में असला लेके घुस गया था, क्या किया उसका आपने? देखें, ये फिर वही बात करते हैं, बोले अच्छा आप किसी ने कहा कि आप चोरी क्यों करते हो, बोलता फलां क्यों चोरी करता है। ये कोई बात हुई हमारे एक एमएनए की? मैं बोल रहा हूँ कि आज लॉजिक है आपकी। अली प्लीज यार, ये कौमी असेंबली नहीं है कि स्पीकर तुम्हें सपोर्ट करेगा, प्लीज। बात ये है, कहते हैं कौमी असेंबली नहीं है कि स्पीकर आपको सपोर्ट करेगा। बात ये है कि मैं आपको देखे सिंपल सी बात बता रहा हूँ, पोलिंग स्टेशन पे असला लेकर वहां पर फायरिंग करना क्यों? उसकी वजह क्या है? सिंपल सी बात है। हम अच्छे हैं बुरे हैं, वो तो वो कह रहे हैं ना आगा साहब, वो कहते हैं आप तहकीकात करें, बिल्कुल वो करें। डॉक्टर असद साहब ये वीडियो तो चला दें यार एक मरतबा, अली भाई को दिखा दो। दोनों चले। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो उन्होंने कहा कि कल आप उनको नाअहल करार दे रहे थे, आज आप उनके पीछे खड़े हुए के उनकी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और आज आपके वो कैंडिडेट हैं। देखिए, यूसुफ रजा गिलानी को हम नाअहल करवाने नहीं गए थे, हम सिर्फ ये कहने गए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर किए उस पे कोर्ट के अमल दरामद करें। और ये बहुत सारी बातें की गई, ये भूल गए हैं कि यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान की तारीख में वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंसेंसस से हुए थे, पूरी असेंबली ने उन्हें किया था, वाहिद। तो उनका पॉलिटिकल मर्डर हुआ जैसे जुल्फकार अली भुट्टो का जुडिशियल वो तो आपने करवाया, आप गए थे कोर्टों के अंदर, नवाज शरीफ सब काला कोट पहन के गए, अगर पॉलिटिकल मर्डर हुआ तो आप मर्डरर हो गए फिर तो डॉक्टर साहब। देखिए, हम मर्डर नहीं, हम सिर्फ ये कहने गए थे कि जो कोर्ट ऑर्डर है चाहे वो आपके खिलाफ है उस पे इम्प्लीमेंट करें या लेटर लिखे, जो भी बात थी। तो ये जो है बहुत सारी बातें, अगर ये वो नेकलेस की कर रहे हैं, फलां की कर रहे हैं, तो इस तरह उनकी बहुत सारी और भी क्वालिटीज हैं कि वो कंसेंसस से प्राइम मिनिस्टर हुए और वो वाहिद वो थे एज ए स्पीकर जिन्होंने आज के वजीर दाखिला को अपनी प्राइम मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट से मुखालफत लेके उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। ये भूल जाते हैं, ये हमारे खिलाफ हुए, हमने क्या फौरन उसको आमीन नहीं कहा? मानते नहीं है ना फिर जो कोर्ट के फैसले आपके खिलाफ मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले। वाडा साहब को तो उन्होंने डुअल नेशनैलिटी पे
16 माह से जो है वो रोक के रखा हुआ है। अब उनके कागज जो है वो जमा हो गए सेनेट में, अब अगर फैसला दे दे तो कोई मजाइका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता है कि ये मेरा बंदा जो है ये मेरे से भी झूठ बोल के टिकट लिया है, इसने इलेक्शन कमीशन से भी झूठ बोला है, इसने कौम को भी धोखा दिया है, इसने जुर्माने भी दिए कोर्ट की, लेकिन उसके बावजूद वो सेनेट में लेके जा रहे हैं। ये साफ चली शफाफ चली जो है तारीख इंसाफ है, तहरीक नहीं तारीख इंसाफ है। ये लोग हैं। कहने का मकसद ये है कि इनको सब कुछ पता है, ये जानते हुए इसीलिए तो ये ला रहे हैं यहाँ पे। हमारे देखे 5 सेकंड की हाजिरी पे हमारे 2 सेनेटर जो है फारिग कर दिए गए, हारून अख्तर और सादिया अब्बासी। इसी तरह खादिम हुसैन जेलम के MPA थे, फॉर ड्यूल नेशनैलिटी थे, 2 सेकंड नहीं लगाए वो अंदर गए और बाहर आगे डिस्क्वालीफाई हो गए। इसी तरह डॉक्टर अशरफ चौहान थे गुजरांवाले के, अंदर गए और बाहर आगे डिस्क्वालीफाई हो गए। और बाबा क्या क्या आपको बताया, इसी वजह से फैसल वाला साहब अंदर गए ही नहीं ना, उन्हें पता था अंदर गए तो ये भी कहीं बाहर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं जाओ। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो पता है, कल असद उमर ने भी ये बात कही है, मीडिया पे कही है, नवाज साहब भी यही कह रहे हैं ना कि भाई ये कुछ भी फैसला हो सकता है। वाडा ने कोई चीज ऐसी जरूर की है जिसकी वजह से वो जो है सेनेट में जा रहा है और उनसे आंखों में धूल झोंके कौम की, अपनी लीडरशिप की, ECP की और अवाम की। ठीक। तो अली नवाज साहब, एक जो आज एक और बड़ा सोशल मीडिया पे हाईलाइट है वो है फराह शहजादी साहिबा का टिकट, कि जनाब उनको जो है वो सेनेट का टिकट दिएगा, चाहे वो कवरिंग हो या कुछ और हो। वो चूंकि बुशरा बीबी की सहेली हैं करीबी, उनके घर इमरान खान साहब का, ये वो चीजें जो आज सोशल मीडिया पे उसका टिकट देखें कवरिंग कैंडिडेट को अब ये इनका लेवल आ गया कि हमारे कवरिंग कैंडिडेट को भी ये चैलेंज कर रहे हैं, और जो चैलेंजेबल चीज है उसको चैलेंज नहीं कर रहे, उसके पीछे खड़े हो। आपने जो टिकट्स दिए हैं, देखें मैं आपको फिर 1 2 3 करके सारे गिनवा दिए मैंने। हमारे सारे क्या कोई भी इमरान खान का कोई भांजा, कोई भतीजा, कोई कजन, कोई किसी किस्म का रिश्तेदार, किसी को, ओ ये लोग तो निकलते हैं भाई वजीर आला, मतलब भाई वजीर आला, बेटी यूथ की हेड बना देते हैं, उसके बाद छोटा, उसके बाद सागदार समधी को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। ये लोग तो निकलते हैं ना खानदान में से। बात करने का मकसद, अच्छा प्लीज डॉक्टर साहब जी, मैं अली नवाज साहब का जवाब ले लें। डॉक्टर साहब मैं देखें ये बात कर रहे थे, नून लीग वर्कर्स की जमात ही नहीं है, ये तो लीडर्स की जमात है सारे, माशाल्लाह सारे के सारे लीडर्स हैं। इसीलिए इफ यू रिमेंबर जब एहसन इकबाल साहब ने फोन करके गिरफ्तारी दी कि मैं आ रहा हूं चौक के अंदर 0 पॉइंट के अंदर, आपने कभी एहसन इकबाल को शलवार कमीज पहने देखा है? सिर्फ उस दिन स्पेशल शलवार कमीज पहन के आए थे कि मैंने गिरफ्तारी देनी है। पूछेंगे सब बातें सही है अली भाई, इसका जवाब मुझे दे दें, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? ये जो फराह खान को टिकट दिया गया, मुझे नहीं पता कौन सी फराह खान है, किसको टिकट दिया गया, मुझे तो पता है जो चित्राली, एक जो हमारी चित्राल से खातून है, उनको टिकट, वो तो KP के, JKP वो तो KP, लेकिन ये फराह शहजादी, फराह खान, ये वो हैं जहां इमरान खान साहब की शादी जिनके घर पे नहीं, कौन सा टिकट दिया है, कौन सी सेनेट का टिकट? पंजाब से खवातीन की नशिस्त पे हमारी डॉक्टर जरका के पास टिकट है, जो दूसरा टिकट जारी हुआ है वो फराह खान को जारी हुआ है। डॉक्टर जरका इज आवर कैंडिडेट, मुझे इनका नहीं पता इनका कोई टिकट इशू हुआ है कि नहीं, और क्या बैकग्राउंड आई डोंट नो। मैं डॉक्टर जरका को जानता हूं पिछले 15 साल। डॉक्टर जरका पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की डाई हार्ड, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर, लेकिन आई डोंट नो अबाउट। और लियाकत तरकी का टिकट भी प्रेशर पे वापस हुआ। प्रेशर की बात नहीं है, देखें हमारी एक उन्होंने पूरी पार्टी हमारे अंदर जम की थी, इफ यू रिमेंबर, और उनके बाद हमारे जो KP के रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, और ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम जो आने वाले इलेक्शन सेनेट के होंगे उसमें उनके पार्टी को एक टिकट, पहले गलत फैसला था, फिर तरह के सब सेनेटर थे, और दोबारा उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली नवाज अवान साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब और आगा रफीउल्लाह साहब मेरे मेहमान हैं। जी आगा साहब, अब आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था ये भाई को है ना पार्टी में इख्तिलाफ होगा आपस में। ये परवेज खटक साहब के बारे में ये टीवी पे कह रहे थे कि उन्होंने अपने दामाद को भी दिया, अपनी बहन को भी दिया, भाभी को भी दिया, भाई भी उसका मिनिस्टर, सारे रिश्तेदार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है गवर्नमेंट में। ये परवेज खटक साहब के बारे में ये बात कर रहे थे। परवेज खटक की फैमिली का कौन सा बंदा सेनेटर है? नहीं, कौन सा बंदा क्या नहीं है, सेनेटर कौन है मुझे बताए ना। परवेज खटक की फैमिली का कौन सा बंदा सेनेटर है या नहीं है? सेनेटर कौन सा है?
अरे फिर वही बात करा, सेनेटर रह गया, इसका मतलब ये है कि एक वो इमरान खान को भी हटा के कहते हैं भाई उनके लियाकत खटक वजीर है, उनके जो है ना बाकी मैं कह रहा हूँ सेनेटर कौन है, वो सेनेटर की बात हो रही है, एमएनए। अब ये बात करें एमएनए एमपीएस की बात करें, मैं आपको एक बात बता दूं, आप उनका पूरी फैमिली का बैकग्राउंड उठा के देख लें, वो आज के इलेक्शन लड़ते नहीं आ रहे, ये सब उनको 30 साल 40 साल हो गए पाकिस्तान की सियासत में। और मुझे एक बात बताएं, वो अवाम का वोट लेके इलेक्ट होके आ रहे हैं। गिलानी साहब भी आज से नहीं इलेक्शन लड़ रहे, वो भी कौन सा? गिलानी साहब भी परसों से नहीं, अभी 2018 का इलेक्शन लड़े हैं, 64,000 वोट लिया परसों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमें तो उस पर कोई इतराज नहीं है। हमें इतराज क्या है, हमें इतराज क्या है, हमारा इतराज ये है कि जी नून लीग ने जिसको ना अहल करार दिया था, उसको अहल क्यों करार दे दिया? हमारा ये इशू है, हमें गिलानी साहब से सिर्फ वोट का मसला हो। बात ये है कि कौमी असम्बली में ये इतना बुग़्ज़ रखते हैं, ये बोलते हैं तुम पठानो, सारे पठान कहाँ से आ गए हो, ये केपीके वालों को बर्दाश्त नहीं करते। ये मुझे पता है इनके खिलाफ, ये बोलेगा अली खुदा के लिए नहीं, गलत बात है, ये लसानी बात मत करो, ऐसा ना करो। हमें केपी ने, हमें पठानों ने, भाईजान पठान वो कौम है जो चांद भी पहले देखती है और लीडर भी पहले देखती है। बहरहाल जो मर्जी कर लो, ये जो आप लोगों ने काम शुरू किया हुआ है ना, ये नहीं हो सकता। परवेज खटक और पश्चिम लाठी अभी रहेगी। ये जो अभी जो सेनेट के ये जो सेनेट के टिकट है ना, इसकी रिश्तेदारियों के ताने बाने सेनेट के बाद गुफ्तगू करेंगे। जो केपीके में पीटीआई के जो सेनेटर है उनकी कितनी आपस में किस किस से रिश्तेदारी बनती है। तारिक भाई ये जो ज़हूर आगा को इन्होंने टिकट दिया ना, ये मेरे कजन है, वहाँ पर आप जाके हालत देखें, इन्होंने टिकट तो दे दिया प्रेशर में आके, अब उसको छोड़ दिया, अब वो करे तो क्या करे, समझ गए? कोई उनका एमपीए उनके साथ नहीं दे रहा। वो हार जाएंगे इलेक्शन ज़हूर आगा सर, अगर इन्होंने हरवाने के लिए उसको टिकट दिया, हार जाएंगे। तो डॉक्टर असद साहब कह रहे हैं लिख ले हार जाएंगे ज़हूर आगा। ये लोग तो इनकी आधी पार्टी ने तो चौधरी सरवर को वोट दिया था पिछले सेनेट इलेक्शन। भाई डॉक्टर साहब वो कहते हैं आपकी आधी पार्टी ने चौधरी सरवर को वोट दे दिया था पिछली दफा जब आप भी बने थे सेनेटर। जरा बात करने जी कर लें फिर चौधरी सरवर की बात की है तो कौन लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि जी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। डॉक्टर जरका मेरे से इलेक्शन लड़ी 2018 का, मेरे 311 एमपीएस ने वोट दिए इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने 30 वोट लिए। और उसके वेरी नेक्स्ट डे एक गवर्नर सरवर जो आजकल हैं उनका इलेक्शन होता है और वो 30 वोट जो है वो 42 वोट हो जाते हैं। और आज वो हमें सबक दे रहे हैं कि जनाब ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए, शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। बात ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बात ठीक कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप ये कह रहे हैं कि जब चौधरी सरवर को वोट पड़े वो गलत पड़े, हम भी कहते हैं गलत पड़े। हम ये कह रहे हैं कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन में गलत वोट पड़े, गलत पड़े तो आए इसको ठीक करें ना, आए इसको ठीक करें। हम तो ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त गलत पड़े थे, आज भी गलत पड़ने चाहिए। ये कह रहे हैं गलतियां हो गई, अली नवाज का पॉइंट है गलती हो गई, अब ठीक करें। गलती नहीं, एक ऐसा शख्स जो 12 वोट पैसों से खरीद के सेनेटर बनता है उसको आईनी ओहदा आपका कायद, आपका लीडर, तहरीक इंसाफ का लीडर, इससे बेहतर तो था शेरू को दे देता या उस शख्स वो कारकुन को दे देता जो 22 साल से पिशावरी चप्पल बना के प्राइम मिनिस्टर को दे रहा है, उसका ज्यादा नहीं वो चप्पल लोगों को दे देते हैं। नहीं आपने साहब, अच्छा चले जी आगा साहब कहते हैं वक्त खत्म हो रहा है तो जी आगा साहब, आपने साहब जब सूबाई मिनिस्टर थे केपीके से इस्तीफा ले सकते हैं तो गवर्नर पंजाब से मिले, गलत बने कि हाँ वाकई वो गलत है। बात करूं देखा फिर मैं देखो आगा, अगर हमने चीजें ठीक करनी की, देखो मैं इस पे बहुत बहस कर सकता हूँ, बात करने का मकसद माजी को दफन करें, आगे चले। आज आपके हमारे हाथ के अंदर है कि हम चीजें ठीक करें। कल आगा आपको भी लोग कहेंगे, आपको भी सरदार जो भी डॉक्टर साहब हैं आपको भी कहेंगे, हमें भी कहेंगे। अगर हम चीजें ठीक करना चाहते हैं या एक दूसरे में हम ब्लेम गेम करते रहते हैं, मेरे पास इससे बहुत ज्यादा है कि केपी में आपके 6 एमपीएस थे, 2 सेनेटर बन के आगे, फैसल सखीबाद को 2 वोटों से हारा, 33 बंदों की आपने वहां बोली लगाई।
तो मैं वो कहते हैं माजी में जो कुछ हो गया, जो चीजें हो गई, आपने अपने ओहदेदार जो है वो पैसे दे के बनाए। जस्टिस वजी की रिपोर्ट पढ़ ले, आपके पंजाब में तो पता नहीं। अच्छा चलो बड़ी लंबी बात हो जाएगी डॉक्टर साहब। कोई ओहदेदार ही बता दें आपकी पार्टी में पहला होता नवाज शरीफ, दूसरा होता शहबाज शरीफ, तीसरा होता मरियम नवाज शरीफ, चौथा होता इसहाक डार। ओ खुदा वहां से आगे निकले, वो निकले आपके सेनेटर साहब, अच्छे खासे व्हाइट वाल है आपके, 40 साल की औरत के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। आपके अंदर क्या है यार? अच्छा चले जी, इखलाकियात पे बात करें, इखलाकियात पे क्या बात करें आपसे? अच्छा जी, कौन सी डिसिप्लिन पार्टी? बादशाह है आपके पास। आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट किया कि सजा याफ्ता आदमी हमारा वजीर आजम बन सकता है, हमारा लीडर बन सकता है। आप ये इखलाकियात हैं आपकी। खुदा चले डॉक्टर साहब, वक्त खत्म हो रहा है। अली नवाज साहब, सेनेट इंतखाबात में कोई खतरा पीटीआई को? नॉट एट ऑल। ये फिर रोएंगे, एक दफा फिर रोएंगे। आगा साहब, कौन रोएगा सेनेट इलेक्शन के बाद? सर ये रोने वाले हमेशा रोएंगे, ये रोते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा चले, डॉक्टर असद साहब, आगा रफीउल्लाह साहब, अली नवाज अमान साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।